जय हिंद दोस्तों, कैसे रुपये कोविड करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह क्लास शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 15 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एनसीईआरटी का निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है, इसको पहचानना है। ऑप्शन है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। सेकंड ऑप्शन है परपटी, मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेटल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो पूछा है, परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर सबसे आंतरिक परत जो है इसे हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड। इसे हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। इसके बाद जो है वह है बाहरी क्रोड। यह जो है बाहरी क्रोड। इसके बाद है मेटल। यह जो है मेटल। और सबसे जो है बाहरी परत है वह है परपटी। इसे हम कहते हैं परपटी। तो यहाँ पर पूछा था आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आंतरिक से बाह्यतम परत। सबसे पहले जो होगा आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है। क्या दर्शा रहा है? लघु ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। यह दर्शा रहा है लघु ज्वार भाटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यह लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। और पृथ्वी पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार भाटा या नीचे गिरना भाटा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। इसको भी समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? पहले समझते हैं सूर्य ग्रहण। यह जो है सूर्य ग्रहण, सूर्य तो अपने जगह पर स्थित है। यह है सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। यहाँ पर बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। यहाँ पर बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? यहाँ पर भी सूर्य अपनी जगह पर ही स्थित है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। यह कहलाता है विसर्प। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प कहलाता है। नदियां जो है भाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। नदियां पहले प्रवेश करती हैं भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र क्या होता है? यह छोटे छोटे चट्टान होते हैं जिसमें से नदियां प्रवेश करती है और यहाँ पर नदियां अदृश्य हो जाती है। इसके बाद प्रवेश करती है नदियां तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में प्रवेश करते ही नदियां अपने जल को बिखेरती है, अपने जल को बिखेरती है। इसके बाद नदियां मैदान में प्रवेश करती है और मैदान में प्रवेश करते ही विसर्पित होकर प्रवाहित होती है। नदियां जो है मैदान में विसर्पित होकर प्रवाहित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वह है वायु मार्ग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वायु मार्ग। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने व भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात में वायु मार्ग का साधन बेहद उपयोगी है और वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है और आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा निर्णायक भूमिका निभाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? मानव भूगोल, नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है जनसांख्यिकी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनसांख्यिकी। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, जनसांख्यिकी कहलाती है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है और इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और जन्म, प्रवास, वय, वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है ए असत्य है और आर सत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ए सत्य है आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अभिकथन ए कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कथन पहला सही है। दूसरा कारण आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। कारण आर भी सही है, लेकिन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है सौर ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, और जिन संसाधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ही ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पिसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है, और मछलियां मीठे पानी के स्रोत और समुद्र में बहुतायत में ही पाई जाती हैं, और समुद्र तट के पास के इलाकों में मछलियां खाने और पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ नाम आया है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, फल सब्जी या अनाज की खेती को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी या अनाज की खेती को कहते हैं। फल सब्जी या अनाज की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्थल संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाली पनामा जल संधि इसका प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि।
किनको किनको जोड़ता है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। और यह संकरे स्थल भाग दो बड़ी जल राशियों को पृथक करती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। खाड़ी की बात करते हैं। खाड़ी की बात करते हैं तो जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। जल का वह भाग जो तीनों तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। जल संधि की बात करते हैं। देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौते की ही जल संधि कहा जाता है। और द्वीप की बात करते हैं। स्थल का वह छोटा सा भाग, स्थल का वह छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा, तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह जो है सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। छोटे और बड़े महाद्वीप को एक बारी मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मैप दिया गया है, वर्ल्ड का मैप है, जो कि अगर बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप तो वह है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर का है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और चौथे नंबर का है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चौथे नंबर का है। पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप, यह जो है पाँचवें नंबर का है। और छठवें नंबर की बात करते हैं यूरोप महाद्वीप और सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप तो वह है एशिया महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूछा था सबसे छोटा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान भी शामिल नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र शामिल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? निबंधात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक अधिगम, संरचनात्मक शिक्षण, अनुकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है?
तो वह विरोधाभासी है अनुकरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अनुकरण। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आज्ञानात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देता है। सेकंड कथन है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। दोनों ही असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह बात सही है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। यह बात गलत है। आलोचनात्मक सोच उत्पन्न ही दूसरों के तर्कों पर होता है और फिर उसे समझकर उसका विस्तार किया जा सकता है। सेकंड कथन जो है गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? आंकड़ों के संग्रहण के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? यह इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। वे सभी चीज़ें जो किसी कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए प्रयोग में की जाती है, साक्ष्य के रूप में सम्मिलित होती है। आंकड़ों का संग्रह दो तरीके से किया जाता है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। आंकड़ों का संग्रहण दो तरीके से किया जाता है, पहला जो होता है प्रत्यक्ष तरीके से और दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीकों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, प्रत्यक्ष तरीके को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो वह है भूगोल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और भौतिक मॉडल वास्तव में किसी वस्तु या प्रक्रम के वास्तविक आकार से छोटा, बड़ा या छोटे आकार की प्रकृति या प्रतिरूप होती है, जिससे उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है, जिससे पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भूगोल। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।